हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेनोग्राफर का 2006 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्या कि इन जगहों को आप पहचानें कि ये मैप में कहाँ है। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है आइडिया लग गया होगा। ले जो है वो आपका नॉर्थ में होगा इंडिया का। बीकानेर, जैसलमेर, ये दोनों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है। और ये चिरापुंजी जो है दोस्तों, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये मेघालय में पड़ता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। और दुनिया में भी मतलब एक दो बार ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन हालांकि मेरिसराम जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होने का वहाँ पे रिकॉर्ड रखा गया, वो भी मेघालय में ही स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये तो ऐसे ही कट जाता है। ये दोनों आपका राजस्थान के हिस्से में आते हैं और ये लेह है। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक्स आइडिया होना पड़ेगा कि इंडिया में मानसून कैसे ट्रैवल करता है ना। इंडिया में मानसून कैसे ट्रेवल करता है, इसके अगर आपको आइडिया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्योंकि बीकानेर और जैसलमेर, हालांकि ये दोनों राजस्थान के उस वाले पार्ट में आते हैं जहाँ पे डिजर्ट वाला एरिया होता है, उस वाले हिस्से को ये टच करते हैं, है ना। लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हो कि लद्दाख, लेह लद्दाख वाला हिस्सा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका अगर समुद्री स्थल से देखा जाए तो ये 11,500 मीटर ऊपर है ओशियन लेवल से, सी लेवल से नापा जाता है ना हाइट। तो इसका हाइट बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे वर्षा तो होती नहीं, यहाँ बर्फबारी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मानसून के बारे में मुझे लगता है कि आपको बेसिक्स आइडिया हो गए ही कैसे मानसून आता है। तो वो आपका आता है ये वाला जो है ना, यहाँ से चलता है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा बारिश वो करता है मानसून, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हालांकि ये किस साइड से भी होता है, और ये मानसून कैसे क्रिएट होता है आपको पता ही होगा। लो प्रेशर से हाई प्रेशर का जो विंड चलता है ना, एक किस साइड से चलता है, एक किस साइड से चलता है। मतलब एक ये वाला होता है ना, एक उस साइड से आता है ऊपर से, और एक इस साइड से होता है। तभी तो होता है, इधर अगर हाई प्रेशर बन गया, इधर लो प्रेशर बन गया, तो इधर से हवा इस तरफ जाएगी, है ना। विंड का आपको क्लियर आइडिया होगा ही मुझे लगता है। तो इस साइड से जब चलती है मानसून, मतलब यहाँ से जब हवा चलती है तो अपने साथ साथ समुद्र से मॉइस्चर लेकर चलती है, पानी उठा लेती है ना, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसको उठा लेती है। अब यहाँ पे आके आपका वो पड़ता है ना डेक्कन, तो यहाँ पे पहाड़ है, तो इससे टकराता है, तो यहाँ पे बारिश हो जाती है। फिर थोड़ा सा ऐसे गैप बचता है, तो इधर से जाकर ये हिमालयन रेंज में यहाँ बारिश हो जाती है। फिर ये वाला जो हिस्सा है ऐसे निकलता है ना, जब यहाँ टकराएगी तो फिर यहाँ से ऐसे रिटर्न होगी, फिर ऐसे ऐसे चलेगी। फिर यहाँ पे आपका हिमालय रेंज चुकी है ये वाला, तो फिर यहाँ से क्या होती है, बे ऑफ बंगाल से बंगाल की तरफ इंटर करती है ना। तो यहाँ पे आपको पता ही है, मेघालय वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। मेघालय वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, उसका कुछ शहर है, जैसे कि मैंने आपको कहा चेरापूंजी और एक मेरिसराम। फिर उसके बाद आपका ऐसे बिहार यूपी करते करते आपको पता ही है, राजस्थान वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, वहाँ पे अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से फिर टकराकर यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द है बारिश हो जाती है। कुछ हिस्से ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, तो इधर के साइड भी थोड़ी बहुत पहुँचती है, हालांकि बहुत कम, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है लेह वाला, तो ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ तो मानसून का पहुँचने का कोई चांस ही नहीं, बहुत ज़्यादा हाइट पे होता ही है। और वहाँ पे टेम्परेचर आपको पता ही है कि माइनस में ही रहता है ना। मैक्सिमम तो यहाँ 20-25 तक ही जाता है मैक्सिमम। दिसंबर अगर जनवरी में जाते हो आप वहाँ पे, तो माइनस में 10-15 के लगभग में मिलेगा टेम्परेचर वहाँ पे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो होता है ना, वहाँ बर्फबारी होती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? सबसे गहरी समुद्री गर्त, तो दोस्तों वो है पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में है कौन सी? चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर द्वीप इसी को बोला जाता है मैरियाना ट्रेंच, है ना। इसको मैरियाना ट्रेंच के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। जिसकी गहराई कितनी है दोस्तों? तो वो है लगभग 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। मुझे लगता है विजुअल नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 11,022 मीटर है। क्लियर हो गया होगा। ये हो गया सबसे गहरा, धरती का सबसे गहरा अगर कोई पॉइंट है ना, समुद्री गर्त मतलब धरती का ही होगा ना सबसे गहरा पॉइंट। तो ये हो गया
चैलेंजर द्वीप, मरियाना ट्रेंच इसको बोला जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, 11,022 मीटर। और सबसे ऊंचा अगर कोई मतलब जगह है धरती का तो वो है, आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी टोटल जो हाइट है कितनी है दोस्तों, टोटल 8848 मीटर। क्लियर हो गया होगा, 8848 मीटर है, याद रख लीजिएगा, 8848, 88 फिर 4 फिर 8, ऐसे करके मोबाइल नंबर के टर्म में आप याद रख सकते हो, माउंट एवरेस्ट है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुलरी किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये सोने उत्पादन के लिए विख्यात है, सोना उत्पादन, स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है ना, तराई वाला क्षेत्र वहाँ पे है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तो जो हिमालय का सबसे निचला वाला पार्ट होता है ना, और ये बहुत ढला होता है, सबसे निचला वाला पार्ट सब बहुत ढला होता है, जैसे कि हम लोग शिवालिक की पहाड़ियाँ के टर्म में पढ़ते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है वो क्या है? तराई क्षेत्र होता है ना, यही वाला। तो इसी एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, ये आपके जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे नेपाल से सटा हुआ अपना है ना बिहार का एरिया, तो वो वाला तराई वाला क्षेत्र हो गया, नेपाल से सटा हुआ। चलो नेक्स्ट, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है, नेचुरल गैस पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो ये दोस्तों किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। मुझे आप कमेंट में बताओगे कृष्णा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है ना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद का कैपिटल कहाँ है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? बहुत ही कम ऐसी चीज़ है जहाँ में भारत आत्मनिर्भर है ना, जिसमें से आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट से क्या क्या चीज़ें बनती है, कुछ फेमस चीज़ों के आप नाम हमें बताओगे। चलो नेक्स्ट है, संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है दोस्तों? तो ये कायांतरित चट्टान होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, ये हो गया आपके सन, मैं इनको रेड से ही रिप्रेजेंट करूंगा, सन होगा। फिर उसके बाद आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, ये फिर एक और आएगा पीछे सबसे। टोटल 8 होते हैं, आपको पता होगा। मुझे लगता है कि साइज वाइज भी मैंने थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइजेशन करनी स्टार्ट कर दी है, तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये 3 नंबर पे होता है आपका अर्थ है ना, 3 नंबर पे हो गया अर्थ। ये आपका है वेनस है ना, और ये है मार्स, ये है जुपिटर। क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, वेनस को सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो लिख भी लीजिएगा। तो सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है वेनस को, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है अर्थ के कंपेरेटिवली। अर्थ की तरह ही ये लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है यहाँ पे है ना वेनस पे, इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है ना। और एक और बात वेनस के बारे में, ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों? अब मतलब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि सन के पास तो ये मरकरी है, फिर ये क्यों गर्म है सबसे ज़्यादा, ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा CO2 कंटेन करता है ना, और CO2 आपको पता ही है किसी भी चीज़ को गर्म रखने के लिए वो हेल्पफुल होता है। अर्थ, ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं दोस्तों? रिंग प्लैनेट किसको बोलते हैं? ये आप हमें कमेंट बताओगे है ना। चलो कुछ और भी चीज़ें अगर इसके बारे में आपको फैक्ट्स पता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करोगे, किसकी आपको भी रिवीजन होगा, और भी जो दोस्त देख रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि चलो आप कुछ तो जानते हो। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की भी कोशिश करूँगा। हाँ, साइज वाइज अर्थ का कितना नंबर है, मतलब पूरे प्लैनेट को देखा जाए तो साइज वाइज अर्थ का कितने नंबर पे आता है, अर्थ कितने नंबर पे आती है, आप कमेंट में बताओगे। चलो
और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागर में जो ज्वार भट्टा देखते हो ना, लेवल कभी बढ़ता है, मतलब कि पानी कभी ऊपर हो जाता है फिर नीचे हो जाता है, ऊपर होता है नीचे, ऊपर नीचे रात में पानी का लेवल बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है, फिर दिन में नीचे हो जाता है। ये भी चीज़ें देखने को दिखती है ना। लेकिन इनका एक इंटरवल होता है, इंटरवल बोलना सही होगा, एक इंटरवल में ही ये होता है। रात को देखोगे कि ऊपर होगा, फिर दिन में नीचे जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कभी बीच पे अगर आपको जाने का मौका मिला होगा तो आप अगर दिन रात वाला टाइम देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक्स है। और इसके रीजन जो होते हैं वो आपके जो पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा है, ये तीनों के ही जो होते हैं ना कॉम्बाइनली गुरुत्वाकर्षण, जिसको ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन के कारण ही ये उत्पन्न होता है ना। चलो क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव होता है यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सू नहर जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में है सू नहर। देख लेते हैं एक बार, इसके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्कस अच्छे से करेंगे। देखो सू नहर जो है सुपीरियर और हुरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरन झील को कौन जोड़ती है दोस्तों? इनके बीच में एक आ जाता है, कौन सा? एक जलप्रपात है इनके बीच में, जलप्रपात इन द सेंस सेंट मैरी प्रपात उसका नाम है, प्रपात है ना, नाम है। तो इनके बीच में होता है, इसी वजह से यहाँ से एक नहर निकाला गया है और इस नहर का नाम है सू नहर, है ना, याद रखेगा। और ये आपका मोंटेना में पड़ता है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के बगल में ही है ये, याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी ये रहा, मोंटेना ये रहा, तो यहीं पे ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्लियर हो गया होगा। चलो, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो कैसे व्यय करते हैं दोस्तों आकस्मिक निधि को? तो जो ये फंड होता है ना, तो इसको राष्ट्रपति संसद के स्वीकृति के पहले भी इसको खर्चा कर सकते हैं, इसका खर्चा कर सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद की स्वीकृति के बाद बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, लेकिन ये आकस्मिक निधि के जो फंड होते हैं उसको ये संसद की स्वीकृति के पहले भी खर्चे कर सकते हैं, उनके मतलब स्वीकृति के पहले भी, है ना। चलो नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होते हैं? योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होते हैं दोस्तों? तो ये कैबिनेट मंत्री के समक्ष होते हैं। चलो, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पद पे लाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 वोट से प्रमाणित कदाचार के आधार पे। 2/3 वाला पार्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद है ना, आर्टिकल 42, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ 42, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, है ना, ये सभी चीज 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। एक और इसका नाम आप कमेंट बताओगे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, है ना। आपातकाल भी उसी समय लगा था देश में, ये भी याद रखिएगा। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपसे, इसमें मूल कर्तव्य को भी ऐड ऑन किया गया था, है ना, भाग 4 के 51 के ए में, है ना, 4 का 51 का ए में मूल कर्तव्य को डाला गया था। फिर प्रस्तावना में आपका, जैसे कि मैंने बात करी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, एक और वर्ड जोड़ा गया था, वो आप हमें कमेंट बताओगे। फिर प्रेसिडेंट को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, इसी के वजह से इस पे, है ना, कि कैबिनेट की जो मांग होगी उसको ठुकरा नहीं सकते हैं प्रेसिडेंट। फिर इसमें आपको लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 5 से 6 साल कर दिया गया था, है ना। फिर इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई थी, जैसे कि शिक्षा, वन, वन्यजीव, नाप तौल को समवर्ती सूची में डाला गया था, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा संसदीय जो विधानमंडल होता है उसमें किसी कोरम समाप्त कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था ना कोरम। अब ये कोरम का क्या मतलब होता है? गणपूर्ति। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही संविधान संसद में जो आती है ना, मेंबर आते हैं ना,
पर डे जैसे कि आपका एक क्लास होता है ना, तो संसद का होता है, बैठक होता है, तो मतलब प्रेजेंट कितने होंगे तो क्लास चलेगा, नहीं तो क्लास को वैलिड नहीं माना जाएगा। कम से कम अगर 30 बच्चे तो कहते हैं ना सर कम से कम 10 बच्चे को आ जाना देता तब क्लास लेंगे, नहीं तो फिर क्या 5 बच्चे का क्लास लेंगे, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसी टर्म में बता रहा हूँ। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ होते हैं दोस्तों, कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 545, और 545 में से कम 55 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा बैठक, है ना। ठीक वैसे ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था इस अमेंडमेंट में, है ना, 1976 के अमेंडमेंट में। लेकिन फिर से इसको मोरारजी देसाई के शासनकाल में क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे दोस्तों, झंडा समिति का अध्यक्ष। फिर है नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है दोस्तों? तो ये एक कानूनी देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कानूनी सलाहकार होते हैं ना, जिसको राष्ट्रपति द्वारा वो किया जाता है ना, नियुक्त किया जाता है, वो होते हैं महान्यायवादी। ये आर्टिकल 76 के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनको मेंशन किया गया है, महान्यायवादी को। ये कानूनी सलाहकार होते हैं, जैसे कानूनी के तौर पे PM और प्रेसिडेंट को कुछ सलाह देना होता है ना, करना होता है, या फिर कभी कभी देखते हो सरकारी वकील, सरकारी वो हाँ होता है ना, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी केस में, है ना, अदालत में सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर न्यायालय में, तो वही होते हैं महान्यायवादी। और उनके एक अब ये गुरु है तो इनका एक वो चेला भी होगा, तो उनके चेले को बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखिएगा। ये होते हैं कौन से दोस्तों? तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं, जैसा कि आपको पता हो गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे सन्निहित है? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो संसद के पास है, कानून बनाने का भी अधिकार होता है इनके पास, अमेंडमेंट जो करते हैं ना, तो इन्हीं लोग की होता है ना वर्ड से। चलो, क्योंकि हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी वजह से, मतलब ये हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसी वजह से इनके पास ऐसा होता है ताकत। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों वो कौन सा है? आर्टिकल 51, याद रखना। आर्टिकल 51 जो है वो शांति और सुरक्षा से संबंधित है, क्लियर हो जाना चाहिए एकदम से। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से DPSP की बात करें तो ये न्यूजीलैंड आयरलैंड से लिया गया, सॉरी आयरलैंड से इसको अडॉप्ट किया गया है। और कि बहुत ही मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए हम लोग के प्रति, है ना। तो ये सरकार को ये चीज़ें DPSP ही बताती है, नीति निर्देशक तत्व ही बताते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो होते हैं वो बताते हैं। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको मतलब इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि उनको बताया गया सरकार को कि सरकार हमारे हित में कुछ काम करे, लेकिन काम करे मतलब कि काम करना चाहिए, हमारे लिए कुछ करना चाहिए, जैसे कि हमें जॉब प्रोवाइड करे हमारे लिए, अगर हम नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ अच्छा मतलब मिलना चाहिए, हमारा राइट्स वहाँ पे भी, वहाँ खाना नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें सेम सैलरी मिलनी चाहिए, और के कंपेरेटिवली कोई मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें सरकार का भी कहीं ना कहीं एक दायित्व तो बनता है, हालांकि इस चीज़ को करना ही होगा ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं, इसी वजह से सरकार को ये करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहिए है। तो करना चाहिए, करना होगा, दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्तों। इसको आप जाकर सरकार के खिलाफ कुछ एथी नहीं कर सकते हो, अगेंस्ट कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। और ये भाग 4 में आते हैं, और भाग 4 में 36 से लेकर आर्टिकल 36 से 51 तक में होता है, आर्टिकल 36 से 51 तक में होता है राज्य के निर्देशक तत्व। और जैसा कि हमने बताया आपको, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के 51 के ए में है, क्लियर हो गया होगा। मौलिक अधिकार जो होता है दोस्तों वो आर्टिकल 12 से 35 तक में होता है, और नागरिक का जो वर्णन किया गया है वो आप हमें कमेंट में बताओगे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो ये कौन से संदर्भ में कर सकती है दोस्तों? तो ये संघ, राज्य, समवर्ती तीनों सूची में वो कर सकती है ना, याद रखना, क्योंकि केंद्र के पास वो शक्तियाँ होती हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। 108 आर्टिकल 108 के तहत है ना संयुक्त अधिवेशन, याद रखना। नेक्स्ट है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन डिवैल्यूएशन। और मुझे लगता है कि अभी का जो इंडिया का सिचुएशन है वो बेस्ट एग्जाम्पल इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को समझने को लेकर, क्योंकि अवमूल्यन का क्या मतलब हुआ? पैसे की क्या होती है? वैल्यू जो होती है घट जाती है, मूल्य उसका जो होता है कम हो जाता है मुद्रा का, है ना, किसी के भी संदर्भ में, है ना, किसी पार्टिकुलर। अब देखो किसी चीज़ का वैल्यू घट गया कैसे पता चलता है? किसी चीज़ के कंपेयर करते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना। तो ये चीज़ें होंगी। और अभी क्या हुआ है? डॉलर के कंपेरेटिवली रुपए की कीमत घट गई है। हालांकि एक और एस्पेक्ट है कि डॉलर बढ़ गया है, रुपया वही का वही है, ऐसा कुछ। तो ये हमारे वित्त मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, हालांकि उसको लेकर कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं, है ना, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट है भाई, देश की इतनी बड़ी पोस्ट पे है तो ऑफ कोर्स वो बोल सकती हैं। देश के संदर्भ में, सोने के संदर्भ में सॉरी, मुद्रा मूल्य में कमी आ गई है। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। रुपए का वैल्यू घट गया तो ये डिवैल्यूएशन हो गया। डिवैल्यूएशन को ही मतलब यही है अवमूल्यन, है ना। क्लियर हो गया आपको? पैसे की जो वैल्यू है वो घट गई है। तो इससे एक और एस्पेक्ट इसका, अगर हम लोग प्रॉफिट कॉन्स की बात करें तो एक हो सकता है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि कोई जैसे कि अमेरिका वाले हैं, वो $5 में पहले कितना कोई एक सामान खरीदते थे तो अब उनको $3 देना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स यहाँ से खरीदना पसंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सामान, है ना। तो ये हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इससे हमारा ही तो लॉस है ना, क्योंकि हम पहले जहाँ 1 kg देते थे वहाँ पे अब 1.5 kg देना पड़ेगा सामान। मतलब एक बेसिक्स एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उतने ही रुपए में। तो क्लियर हो गया आपको? चलो, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्लीज़ आप हमें कमेंट बताने कि ये वाला पॉइंट जो मैंने कही वो आपको समझ में आया कि नहीं, है ना, डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ी सी सोची कि शायद समझ में आएगा कि नहीं आप लोग को। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को बंद कर दो, आयात निर्यात को बंद कर दो, तो ये बंद अर्थव्यवस्था हो गई, है ना। चलो, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना, देखो कृषि जो हमारे देश का इतिहास में कृषि का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और देश जैसे ही आज़ाद हुआ सबसे पहले कृषि पे ही ध्यान दिया गया कि इसको एक अच्छा इस पे बजट करके इस पे काम किया जाए, है ना। इसकी वजह से देश का जो डिपेंडेंसी है वो अच्छे से रहे, क्योंकि सबसे बड़ा डिपेंडेंसी आज भी कहीं ना कहीं कृषि ही है। जब सब कुछ लॉस में गया कि कोरोना का टाइम में, तो उस समय कृषि ही अपने देश को बचा रहा था। तो इसलिए ये एक मेजर पॉइंट है। और ये 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कुछ निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योग, स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री कोई खुलती है ना, छोटे छोटे अगरबत्ती का इंडस्ट्री, फिर पापड़ बनाने का, छोटा छोटा चिप्स कुरकुरे का, फिर ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री आपने देखे होगा, प्लास्टिक का डब्बा बनाने का, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो आजकल तो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। तो इनका एक बेसिक सा प्रॉब्लम होता है ना, कि कैसे ये लोग मतलब कहीं ना कहीं इनको पूंजी का अभाव होता है। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं ये वाला कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ स्टार्टअप दूँ छोटा सा एक, है ना। तो उसमें क्या होता है, पूंजी का अभाव बेसिक्स होती है जो सरकार के द्वारा हेल्प किया जाता है। हालांकि अब थोड़ा प्रोसेस अच्छा हुआ है पहले से, है ना। विपणन जानकारी का भी अभाव होता है, इन्फॉर्मेशन का, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों का। तो अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलती है इस चीज़ को लेकर बहुत सारा चीज़ों में। एग्रीकल्चर विभाग में भी है, कैसे किसी चीज़ को अच्छा से उगाया जाए, छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा चीज़ उगाया जाए, ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे आजकल मशरूम वाला टाइम अब ठंडा वाला आ रहा है, तो मशरूम के लिए फेवर होगा ये सब। फिर आपका आता है कच्चे माल का अभाव होता है, रॉ मटेरियल बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा रेट पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये तीनों के तीनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपने फील भी किया होगा अगर कभी ना कभी सोचा होगा तो, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर मतलब जो डायरेक्ट आकर लेकर चला जाए, तो वह है आयकर। बाकी जो चीज़ें है उत्पादन कर, सामान पे जो टैक्स होता है वो तो इनडायरेक्ट हुआ ना, बिक्री, चुंगी, ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना।
ये तो आयकर जो हुआ इनकम टैक्स वाला आयकर जैसे नहीं मारते रेड, वैसे ही। चलो, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता दूं कि ये 2006 का क्वेश्चन है, तो ये 2006 के आंसर के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर होगा, है ना। तो याद रखना, इस चीज़ को लेकर कमेंट नहीं करना कि नहीं सर अभी तो कुछ बढ़ गए हैं घट गए हैं ऐसा समथिंग, है ना। तो इसका राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 7, है ना। और अभी कितने हो गई हैं आप हमें कमेंट बताओगे, क्योंकि अभी तो आप सीए पढ़ रहे हो ना, तो होना चाहिए आपको आइडिया। कोलर स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके आप हमें बताओ। कीजिए, तो आपने बहुत बार देखी होगी, डायलॉग तो बहुत सुनते होगे आप। चलो बताओ नेक्स्ट। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये स्टार्टिंग सही रहा है, सूती वस्त्र उद्योग, है ना। कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे भारत की बहुत पुरानी इंडस्ट्री में से एक है। और अंग्रेज हमारे देश में बस मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से व्यापार करने के लिए ही आए थे, है ना, ये भी याद रखना। निम्नलिखित देशों में से कौन आपेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपेक के टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 21 है, जिसमें से मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना इसका पार्ट है। याद रखना, आपेक का चाइना पार्ट है लेकिन इंडिया पार्ट नहीं है ना। चाइना इंडोनेशिया है, याद रखना। 21 टोटल मेंबर कंट्री है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में स्थित है, याद रखना। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, आई थिंक 1989 में। और इस बार अपेक को होस्ट कर रहा है थाईलैंड। थाईलैंड इसको होस्ट कर रहा है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट। कैनबर्ट संबंधित है, कैनबर्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो सबसे पहले आप जान लो कि कैनबर्ट होता क्या है। कैनबर्ट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा एग्जांपल समझो पहले, सबसे पहले कि आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो कोई भी, तो उसमें आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं। उस कॉइन्स को समझ लो कि वो क्रेडिट है, क्रेडिट है। जब आप फिर दूसरा कुछ सामान खरीदते हो तो उसमें उस क्रेडिट का क्या करते हो? यूज कर सकते हो। उस क्रेडिट को, उस कॉइन्स को आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल प्राइस होता है, जो सेकेंड टाइम आप कुछ सामान परचेस कर रहे हो, तो जो एक्चुअल प्राइस होता है उसमें कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, तो माइनस हो जाता है पैसे, है ना। क्लियर हो गया आपको? यही चीज़ें होती है कॉन्वर्ट, इसी से संबंधित है ना। जो आपका कॉइन दिख रहा है ना, उसी से संबंधित है। अब ये आपका हो गया, जैसे कि मैं अगर रियल एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई आयरन की इंडस्ट्री है, तो उसमें कुछ गया रॉ मटेरियल खरीदने, आयरन का कुछ रॉ मटेरियल खरीदने गया। जैसा कि हम लोग आयरन का गेट बनाते हैं, वेल्डिंग वाले होता है ना जो गेट बनाते हैं, तो पहले रॉ मटेरियल खरीदने गए, रॉ डोड खरीदने गए, लोहा, तो गए जाकर खरीदेंगे, तो वो जो खरीदेंगे तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देंगे और उसका एक बिल बना कर लाएंगे, वही गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करेंगे कि इतना मैंने करा तो इस पर मैंने इतना टैक्स दिया था। फिर उनको नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदेंगे ना, तो उसमें वो क्रेडिट के रूप में उनसे माइनस कर लिया जाएगा पैसे। तो वही चीज़ें हैं बस। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, परोक्ष कर की दर है ना, याद रखना। परोक्ष कर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बिहार, अब बिहार का एक, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ये गंगा नदी है। अब ये गंगा का उत्तरी वाला हिस्सा है। बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो है वो, ये वाला हिस्सा ज़्यादा है कंपेरेटिवली इसके। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 56,980 वर्ग किलोमीटर, है ना, याद रखना। टोटल बिहार का क्षेत्रफल कितना है कमेंट में बता दीजिए आप। पैड्स किस प्रकार की स्थलकृत को कहते हैं? पैड्स किस प्रकार के स्थलकृत को कहते हैं दोस्तों?
तो ये होता है सपाट चोटी के जो पठार होता है ना, सपाट चोटी के पठार, उसी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस होता है आप हमें कमेंट में बताएंगे, हालांकि मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट में, है ना। चलो, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? उड़ीसा कब बिहार से अलग किया गया दोस्तों उड़ीसा को? तो सबसे पहले आपको पता है बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल से। कब? 1911-12 में। क्लियर? ये बंगाल है, ये बिहार है। और बिहार जब अलग हुआ उस समय इसके पास उड़ीसा और झारखंड दोनों थे, इसी के पास थे। ये 1900 दिल्ली दरबार में अनाउंस किया गया। 1912 में फिर वो हो गया सब कुछ इसका क्लियर, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद बिहार का, अब ये बिहार बन गया, बिहार में झारखंड, उड़ीसा हो गया। अब ये उड़ीसा को अलग किया गया आपको कब, कितने, कब दोस्तों? 1936 में। 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, लैंग्वेज के आधार पर ही अलग किया गया आपको। और सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसको अलग किया गया भारत में, है ना, उसको बांटा गया सबसे पहले? आप हमें कमेंट बताओगे। उड़ीसा, मैंने इतना बता दिया कि लैंग्वेज के आधार पर ही जितने भी पार्टीशन हुए हैं अपने देश में, इंटर राज्य में जितने भी पार्टीशन हुए हैं वो सब लैंग्वेज के आधार पर ही हुए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब कौन से राज्य का हुआ है वो आप हमें कमेंट बताओगे। क्लियर हो गया। 1936 में उड़ीसा हुआ, और फिर आपको पता ही होगा झारखंड को भी अलग कर दिया गया 2000 में। आपको डेट भी पता होगा 15 नवंबर। चलो, अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घटना कब हुई थी? औपचारिक घटना कब हुई थी दोस्तों? घोषणा कब हुई थी, सॉरी, तो ये हुई थी 4 मार्च 1928 को। याद रखिएगा, 4 मार्च 1928 को किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कर दी गई थी, है ना। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो कौन थे? जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पामस्टन थे दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। चलिए, और चर्चिल का एक बहुत ही फेमस कमेंट है गांधी जी के ऊपर, तो आप हमें कमेंट बताओगे कि वो कौन सा कमेंट था, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप हमें बता सकते हो ना। चलो नेक्स्ट है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीति कथक किसका ये था? कथक किसका था? तो किसका था दोस्तों? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ये अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में ये इस चीज़ का मेंशन किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने कहा था कि नेहरू जो है एक राष्ट्रीय भक्त हैं और जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक, इनका कथन था, उस बुक में मेंशन किया था इन्होंने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो कौन से थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, सत्य और अहिंसा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? स्वराज दल की स्थापना किन्होंने करी थी दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। सी आर दास, क्लियर हो गया। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, जिसमें हेल्प किसने किसने किया था दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल और अयंगर ने इनकी हेल्प करी थी। और इसका अपोज किसने किया था दोस्तों, मतलब इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल, नाम सुना होगा आपने तीनों का, बहुत ही फेमस है ये तीनों, तो इन लोगों का नाम आपने सुना होगा। इन तीनों ने इसका अपोज किया था ना, विरोध किया था। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 में हुई थी। क्यों? क्योंकि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके वजह से ये लोग थोड़ा नाराज चल रहे थे, है ना, बात ये थी। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप हमें कमेंट बता सकते हो। क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर अगर नॉलेज है तो आप जितना लिखोगे ना, बताओगे ना कमेंट में कर करके, तो उससे आपका एक रिवाइज जो होगा वो स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। चलिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहिष्कृत भारत कौन संबंधित है दोस्तों बहिष्कृत भारत से? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और इनकी एक और फेमस है, वो है मुक नायक, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर की ही है मुक नायक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इनकी कुछ पत्रिका और पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मराठा हो गया, है ना,
फिर केसरी हो गया, फिर आपका गीता रहस्य हो गया, है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, कन्फ्यूज नहीं होना है ना, याद रखना। केसरी कौन से लैंग्वेज में लिखा गया, आप हमें कमेंट बताओगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है इनका, ये है ना। फिर आपका ज्योतिबा फूले हो जाते हैं, इनका सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी थी 1873 में करी थी, गरीब बच्चों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। फिर इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है गुलामगिरी। इसको इन्होंने कब किया था, 1872 में इसको लिखा था ना, गुलामगिरी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिर आत्माराम पांडुरंग के बारे में कुछ बताओ आप हमें कमेंट में, आत्माराम पांडुरंग के बारे में। इनको और किस नाम से जाना जाता है आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया भी होगा, तात्या टोपे, आत्माराम पांडुरंग, इन्हीं को नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इनकी स्थापना में दो लोग प्रमुख थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों उस समय एक्टिव थे, है ना। ये दोनों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो ये हुआ था 1928 में ना, 1928 में हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन दोनों ने करी थी। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग होता है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। उसकी स्थापना इन्होंने 1924 में किया था। सत्येंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में किया था। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट था क्योंकि भूल जाते हैं ना, इसी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसी वजह से मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित करी थी, तो वो थे राजा महेंद्र लाल सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन याद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हुआ था आपका कब दोस्तों, ये 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उस समय ऐलान किया था कि आने वाला 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही फेमस है। अब आप कमेंट में इतना तो बता ही सकते हो, ऑफ कोर्स, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान किया था, याद है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम लोग 26 जनवरी को, आने वाला 26 जनवरी को। तो इन्होंने ये ऐलान कर दिया था, उसी की वजह से 26 जनवरी का जो डेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने आज़ादी के रात वाले समय में एक ज़बरदस्त भाषण भी दिया था, वो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा लाइन तो कोट कर लीजिए। क्या मतलब, एक अलग ही मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है उस भाषण को सुनने के बाद, कि क्या उस समय के देश के लोग फील कर रहे होंगे यार, ऑफ कोर्स। चलिए, राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये जयपुर में स्थापित किया गया था, जयपुर जयसिंह के नाम पे ही पड़ गया था, है ना। चलो इनके बारे में कुछ और आप बता सकते हैं, जैसे उस समय मुगल शासक कौन थे, राजा जयसिंह के समय में, है ना, तो बता सकते हो आप। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि बाबर और जहांगीर का मकबरा जो भारत में नहीं है, बाबर का मकबरा काबुल में और जहांगीर का लाहौर में स्थित है, याद रखना। क्लियर होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बाबर तो दिया नहीं। और बाबर का आप हमें टाइम जो होता है ना कि कब आया भारत में और कब तक शासन किया, तो आप हमें कमेंट बताओगे। अगर नहीं तो आप इतना भी बता सकते हो कि उसने सबसे पहले किससे लड़ाई करी, उसका सबसे पहले किससे लड़ाई हुआ, है ना, और उसने ही सबसे पहले तोप का यूज़ किया था, है ना, ये भी आप याद रखना। और उसके बेटे हैं हुमायूं, फिर हुमायूं के बेटे कौन है दोस्तों, ऐसा अगर सीरीज भी आपको याद होगा तो कमेंट बता सकते हो। चलो नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी, तो थे बख्तियार खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था दोस्तों? तो ये पुलकेशिन द्वितीय थे और ये सबसे प्रतापी शासक भी रहे चालुक्य वंश के। इनका शासनकाल जो रहा दोस्तों वो 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक रहा, है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में किसके शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के शासनकाल में थी। और ये अष्टप्रधान में कुछ ऐसे भी मतलब मंत्री रहे हैं जिनका जो मतलब एक टर्म होता है ना कि उनसे उनको बुलाया जाता है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसमें सबसे ज़्यादा पावर होता है? वो पेशवा के पास होता है। सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं ये इनके अष्टप्रधान की मंत्रियों की लिस्ट में। फिर उसके बाद आपके सबसे ज़्यादा हो गया पावर वाला पेशवा हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जैसे अमात्य। अमात्य क्या मतलब होता है? अर्थमंत्री, है ना। अमात्य मतलब अर्थमंत्री, क्लियर। सुमंत मतलब दोस्तों, सुमंत मतलब होता है विदेश मंत्री, याद रखिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमात्य मतलब अर्थमंत्री, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, चिटनीस मतलब पत्रकार विभाग, पत्राचार, है ना, चिटनीस। फिर सेनापति जो होते हैं जो कि सैन्य शक्ति संभालते हैं। फिर न्यायाधीश होते हैं। फिर न्यायाधीश के बाद पंडित राव जो कि आपके धार्मिक क्षेत्र में कुछ सलाह देते हैं ना, सलाह देते हैं इस वजह से। फिर आता है वाक्यान्वीस जो होते हैं वो गुप्तचर होते हैं, जैसे गुप्तचर विभाग के मंत्री जो हो गए ना, तो वो होते हैं वाक्यान्वीस। और इनकी ये जो अष्टप्रधान परिषद रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इनकी ये स्ट्रैटेजी चली थी, है ना। और ये हिंदू सिद्धांतों पर आधारित थी और इनके प्रशासन को ही गोरिल्ला नीति युद्ध फेमस था इनका प्रशासन में, है ना। इनका प्रशासन सबसे स्ट्रांग रहा था। अगर मैं बात करूँ इनके बारे में एक और दो चीज़ों की जो कि रेगुलर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्सेशन भी बहुत फेमस रहा था, जैसे कि चौथा तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक था सर देशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत फेमस था। 1/10 भाग इसमें क्या होता था कि 1/10 भाग ये क्या करते थे, जो इनके एरिया थे, जिस एरिया को इन्होंने अपना वो बना रखा था, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग थे इसे ये 1/10 कर के रूप में वसूलते थे, है ना। 1/10 10 हिस्सा, 10 में से 1 हिस्सा, है ना, ये लेते थे। और जबकि इनके जो पड़ोसी थे ये वाले हिस्से के, इनसे ये 1/4 लेते थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई थी? इब्न तूता की भारत यात्रा तो किस शासन काल संपन्न हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अब ये कब दोस्तों? तो ये 1313 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। इब्न तूता जो कि मोरक्को के यात्री थे, है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और इनको सुल्तान ने दिल्ली का काजी बनाया था, इन्हीं को, इब्न तूता को। ये मोरक्को के यात्री थे, दिल्ली का काजी इनको बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, जबकि आपको पता ही होगा एकेश्वरवाद से संबंधित आपका एक फेमस नाम आता है राजा राम मोहन रॉय, है ना। एक ईश्वर पे विश्वास रखते थे ये हो जाएंगे विशिष्टाद्वैतवाद, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? किस वर्ग के थे दोस्तों? तो ये तुर्क वर्ग के थे, है ना, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो नीडी होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।